फर्स्ट वाले पैसेज से। थैंक यू मैम। ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें वो हमारे पास ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मर्सी एम्बर इन डॉटर्स ऑफ अनोवा अफ्रीकन वुमेन एंड पेट्रियार्की। पेट्रियार्की बेसिकली बोलते हैं ऐसे सोसाइटी को जिसमें हमारे पास जो मेल्स होते हैं ना, दैट हैव द डोमिनेंट रोल। ठीक हो गया। द वुमेन ऑफ द असंटे पीपल ऑफ गाना participated in war as nurses or in improving supplies। वो इसने ये जो बुक लिखी थी डॉटर्स ऑफ अनोवा, ठीक है, उसमें वो ये कहती है कि जो हमारे पास असांटे विमेन थी, ठीक है, गाना की, वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करती थी। किस फॉर्म में? एक तो नर्सेस की फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा जो है ना, जो सप्लाईज वगैरह होता है, जो खाना या बाकी जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो विमेन का रोल था ना वॉर्स में, वो ये था। ठीक है, बट ओनली दोज हु हैड नॉट येट रीच और हु वर पास्ट चाइल्ड बीडिंग एज। लेकिन उस पर स्पेसिफिकेशन किया कि कौन सी वाली वुमेन थी वो, या तो वो जो चाइल्ड बीडिंग एज को पास कर गई हैं, या जो उसको नहीं पहुंची, यानी या तो जो बहुत यंग बच्चियां होती हैं वो, या जो ओल्ड एज में आ जाती हैं। ठीक है, इफ सच वुमेन डाइड इन बैटल दे डाइड एज इंडिविजुअल एंड नॉट एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर ये वाली वुमेन जो है ना, इनकी डेथ हो जाती है बैटल्स में, ठीक है, तो वो एज इंडिविजुअल्स उनको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ लाइफ नहीं है, ह्यूमन लाइफ नहीं है, क्योंकि वो चाइल्ड, या तो वो चाइल्ड बियरिंग एज में है ही नहीं, या वो उसको सरपास कर चुकी हैं। ठीक है, एज सच मैनी ओल्ड वुमेन एंगेज इन violent acts, sometimes sacrificing their own life to defend those they had given life to। ठीक है, और कहते हैं कि जो ओल्ड वुमेन, जो उसने कहा है कि जो हमारे पास ओल्ड वुमेन थी ना, ठीक है, वो एंगेज करती थी वायलेंट एक्ट में। वायलेंट एक्ट्स होते हैं हमारे पास बेसिकली एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, और समटाइम्स वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती थी उन लोगों की लाइफ को डिफेंड करने के लिए जिनको उन्होंने बर्थ दी होती है। ठीक है, यानी जो सोल्जर्स होते थे उनकी लाइफ को सेव करने के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा एक पैसेज गिवन है। ठीक है, आपको ये पैसेज समझ आ रही है? अच्छा, इस पैसेज से रिलेटेड उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें आपके पास ये लिखा होता है इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो आपको पूरे पैसेज में से जो चीज आप आइडिया निकाल सकते हैं ना नीचे गिवन ऑप्शंस में, ठीक है, आपको वो चूज करना होता है। ठीक, तो इसमें उसने बेसिकली एक बुक के बारे में बताया है, ठीक है, जो कि मर्सी एम्बा की है। और उसमें उसने क्या कहा हुआ है कि जो आपके पास असेंटिव पीपल थे, ठीक है, उनमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन ऑफ वॉर है वो उन्होंने बताई हुई है कि सिर्फ एक, तो उसने ये बात बताई कि सिर्फ वो वाली वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं जो या तो चाइल्ड बेयरिंग एज में नहीं है या चाइल्ड बेयरिंग एज को पास कर चुकी हैं। ठीक है, और इसकी रीजन उसने ये बताई है क्योंकि अगर ऐसे वुमेन की डेथ हो जाती है तो वो एज इंडिविजुअल उनकी डेथ होती है, वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है, और फिर उसने ओल्ड वुमेन की बात की है कि ओल्ड वुमेन जो है ना वो ज्यादा ब्रेवरी के एक्ट्स में होती हैं। ठीक है, और वो समटाइम्स अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर देती हैं बाकी लोगों के लिए। ठीक है, जो बाकी वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं उनके लिए। ठीक, ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें उसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं। हम ऑप्शन नंबर एक को देखते हैं। वो कह रहा है कि द डेथ ऑफ असेंटिव वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज वर लेमिनेटेड मोर देन वर ऑफ डेथ ऑफ दोज ऑफ अदर वुमेन। ठीक है, लेमिनेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज को ज्यादा मॉर्न करना, उसके ऊपर ज्यादा ग्रीफ करना। ठीक है, तो क्या हमें पैसेज से ये चीज पता चल रही है कि जो असेंटिव वुमेन की डेथ है, जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, क्या उसको ज्यादा मॉर्न किया जाता है बाकी वुमेन की डेथ से? ठीक है, सेकंड में है ओल्डर असेंटिव वुमेन वर मोर करेजियस देन द यंगर असेंटिव वुमेन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उसने ये दिया कि ओल्डर असेंटिव वुमेन आपके पास ज्यादा करेजियस है। ठीक है, थर्ड वन इज सम ऑफ दोज हु वर्क एज नर्सेस और एज इन प्रोवाइडिंग सप्लाईज डाइड इन बैटल। ठीक है, थर्ड में वो ये कह रहा है कि वो वुमेन जो कि आपके पास काम करती हैं, जो एज नर्सेस आपके पास होती हैं, काम कर रही होती हैं बैटल्स में, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बैटल्स के अंदर। ओके, फोर्थ वन इज वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज वर accorded स्पेशल स्टेटस अबव अदर वुमेन एंड मेन। ठीक है, accorded का मतलब होता है क्राउन करना या रिकग्नाइज करना। ठीक है, तो वो वुमेन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, उनको ज्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, स्पेशल स्टेटस उनको दिए जाते हैं उन वुमेन के ऊपर जो कि बाकी जो अदर वुमेन एंड मेन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एंड मैन कुड नॉट बी कंसिडर्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, या आपने स्पेशल से ये कंसिडर किया कि मैन जो है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं है। ठीक है,
तो अब इस ऊपर वाले पैसेज को पढ़ के इन पांचों ऑप्शंस में से आप किस चीज को गेस कर सकते हैं कि क्या चीज है जो इसमें बताई गई है? क्या हमने इस पैसेज से इस चीज को इन्फर किया है कि डेथ जो है चाइल्ड बियरिंग एज वाली वुमेन की वो ज्यादा आपके पास की जाती है, ज्यादा उसको मॉर्न किया जाता है, ठीक है? क्या ये पूरा पैसेज आपको ये चीज इसमें से ये बात आपको पता चली है? या फिर ये कि ओल्ड सेंटे वुमेन जो है वो ज्यादा करेजियस है यंग से? या फिर वो जो नर्सेज के तौर पे काम कर रही हैं, जो प्रोवाइडिंग सप्लाईज के तौर पे काम कर रही हैं, उनकी बैटल में डेथ हो जाती है? ये चीज आपने हमें पैसेज से पता चलती है। या फिर वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज जो है वो ज्यादा उनको स्पेशल रैंक्स दिए जाते हैं बाकी मैन एंड वुमेन पे। और मैन ये तो बिल्कुल ही सामने से पता चल रहा है कि ऐसी ये तो बात है ही नहीं है ना, ठीक है? तो इसको हमने तो कट ऑफ कर दिया। ठीक। अब बाकी चारों में से आपको क्या लगता है कि इस पैसेज में आपको क्या चीज बताई जा रही है? ओके। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में उसने ये बात की है कि डेथ जो है ना वो ज्यादा लेमिनेट की जाती है, ठीक? तो पैसेज में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई कि अगर जो है उन्होंने ये जरूर कहा है कि आपके पास चाइल्ड बियरिंग एज वाली वुमेन को नहीं लिया जाता, ठीक है? क्योंकि जो दूसरी वुमेन होती हैं अगर वो मर जाती हैं बैटल्स में तो एज एन इंडिविजुअल उनकी डेथ होती है, ठीक है? वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ लाइफ नहीं है। तो ये तो हमारे बात कहीं पे भी नहीं है, ये वाली बात उसने कहीं पे भी नहीं की लेमिनेशन की, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन तो हम इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरी बात उसने की है कि ओल्ड असेंटिव वुमेन वर मोर कर्जियस देन यंग असेंटिव वुमेन, ठीक है? कंपैरिजन की यहाँ पे बात इस स्टेटमेंट में वो कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसेज में कहीं पे कंपैरिजन नहीं मिलता। उन्होंने सिर्फ ये बात की हुई है कि ओल्ड असेंटिव वुमेन जो है ना वो इंगेज होती हैं ज्यादा करेजियस एक्ट्स में, ठीक है? लेकिन वो यंगर वुमेन से ज्यादा करेजियस होती हैं, ये इस पैसेज से डायरेक्टली आपको कहीं पे भी नहीं पता चल रहा। पैसेज रीडिंग में आप कभी भी अपने से चीजों को अज्यूम नहीं कर सकते, जो चीज आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है आपने उसी को लेके चलना है, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन भी आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है? सम ऑफ दोज हु वर्कड एज नर्सेज एंड इन प्रोवाइडिंग सप्लाईज डाइड इन बैटल, ठीक है? तो ये बात हमें बताई गई है कि जो हमारे पास वुमेन होती हैं, ठीक है, वो काम क्या कर रही होती हैं? एज नर्सिंग एंड प्रोवाइडिंग सप्लाईज के तौर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है? और अगर वो समटाइम्स उनकी डेथ को अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर देती हैं, तो ये हमारे पास ये इसको रेफर करता है, ठीक है? कि ये दोनों बातें बताई गई हैं कि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बैटल्स में। और फोर्थ वन है वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज वर अकॉर्डेड। अच्छा, अकॉर्डेड की भी यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई कि उनको ज्यादा स्टेटस दिया जाता है या कम स्टेटस दिया जाता है, उनके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है? यस। तो ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया? चले हम ना अब ऊपर वाले देखते हैं, फर्स्ट पैसेज को देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पैसेज में हमारे पास, अच्छा ये जो पैसेज था इसके रेलेवेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमें गिवन था, ठीक है? ये बिल्कुल शॉर्ट पैसेज था। अब ये वाला पैसेज जो हमें गिवन है इसमें आपके पास उसने तीन क्वेश्चन दिए। एक उसने फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्राइमरी पर्पस का है कि पैसेज से आप पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास वो उसने बताया हुआ है कि जो पैसेज के अंदर से एक इंफॉर्मेशन के बारे में उसने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है? और थर्ड पैसेज जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें उसने इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है? तो इसको हम पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें इसने क्या बताया है। ऑलराइट, वो कह रहे हैं while the new census data reveals that unemployment number are even higher than that was previously suspected, ठीक है? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर जो है ना वो हमारे पास पहले से काफी ज्यादा है, जिस जो हमने पहले सस्पेक्ट किया था सेंसस जो मर्दमशुमारी होती है उसके डेटा में, ठीक है? इट इज नॉट क्लियर दैट द फोरकास्ट फॉर अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली अलार्मिंग, ठीक है? तो वो कहते हैं कि लेकिन ये इट इज नॉट क्लियर दैट द फोरकास्ट फॉर अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली अलार्मिंग। लेकिन ये फोरकास्ट नहीं है कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे पास, ठीक है, वो उसकी सिचुएशन क्या है, अलार्मिंग है, ठीक? An article in a major national newspaper suggests that the contraction in hiring at existing companies might result in more new companies may found, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है आपके पास कमी हो जाना, ठीक हो गया? तो वो कहते हैं कि जो न्यू हायरिंग कंपनीज है ना, ठीक है, उनमें जब हायरिंग की कमी होगी ना तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो रही है कि न्यू कंपनीज फाउंड हो रही हैं, ठीक है? रिजल्ट इन न्यू कंपनीज टू बी फाउंड।
कॉलेज ग्रेजुएट्स अनएबल टू फाइंड ट्रेडिशनल जॉब्स, वो कहता है वो कॉलेज ग्रेजुएट्स जिनको ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो जॉब जो कि मार्केट में होती हैं, इंस्टेड ऑफ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, फिर वो क्या करते हैं, अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वेयर अ रिसेशन में सीन एंड unpropitious time for such a historical risky endure, ठीक है। वो कहता है कि जैसे कि जो रिसेशन आ रहा है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है, may seem and unable to find a sorry seem wait अनप्रोपिटियस टाइम का मतलब होता है हमारे पास कि बैड टाइम्स जो होते हैं, अनलकी हमारे पास जो है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट फॉर सच अ हिस्टोरिकली रिस्की इंड्योर, ठीक है। रिस्की इंड्योर का मतलब होता है रिस्की जर्नी। इंड्योर ऐसी चीज को आप कहते हैं, वेंचर को, जिसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो या बहुत आपकी एफर्ट लग रही है, ठीक है। विद नो बेटर ऑप्शंस, जहाँ पे आपके पास ज्यादा कोई बेटर ऑप्शंस नहीं है, वुड बी एंटरप्रेन्योर्स हैव लिटिल टू लूज, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास उस टाइम पे लूज करने के लिए जो है ना, वो बहुत कम रह जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन डज नॉट नेसेसरी इम्पैक्ट द इकोनॉमी पॉजिटिवली। उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन है ना, ये हमारे पास जो इकोनॉमी है उसको कोई पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। दो द एवरेज नंबर ऑफ न्यू बिजनेसेस स्टार्टेड पर ईयर हैज बीन हायर ड्यूरिंग द रिसेशन, उसने कहा एवरेज नंबर ऑफ बिजनेसेस जो हैं, जो आपके स्टार्ट हुए हैं पर ईयर, ठीक है, वो हायर हैं ड्यूरिंग द रिसेशन देन इट वाज बिफोर, ठीक है। जब रिसेशन का टाइम आया है तो उसमें आपके पास एवरेज नंबर ऑफ बिजनेसेस, जो नए जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं लोगों ने, वो हायर है इससे पहले जो जो भी इसका प्रोपोर्शन रहा है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ हाई विल, अच्छा, इट वॉज बिफोर द प्रोपोर्शन ऑफ हाई वैल्यू बिजनेस, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि जो आपके पास हाई वैल्यू एवरेज नंबर ऑफ जो है ना बिजनेसेस जो रिसेशन में स्टार्ट हुए हैं, वो हायर हैं देन इट वाज बिफोर द प्रोपोर्शन ऑफ हाई, मतलब हाई वैल्यू बिजनेस की प्रोपोर्शन से वो ज्यादा है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ हाई वैल्यू बिजनेसेस फाउंडेड ईच ईयर हैज बीन डिक्लाइंड, ठीक है। यानी जो नए आपके पास हाई वैल्यू बिजनेस है ना, उसका प्रोपोर्शन डिक्लाइन हो रहा है, और एवरेज नंबर ऑफ न्यू बिजनेस जो स्टार्ट है ना, ठीक है, वो क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, वो हायर है, ठीक है। एवरेज नंबर हायर है और न्यू बिजनेस का प्रोपोर्शन लेस है। नंबर एंड प्रोपोर्शन बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इवन इफ द बिजनेसेस मैनेज टू स्टे सॉल्वेंट, वो कहते हैं कि अगर तो बिजनेस जो है ना वो सॉल्वेंट, का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आपके जो एसेट्स है ना वो आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा है, यानी बिजनेस मैनेज कर गया कि वो सस्टेन कर जाए। इट मे नॉट ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिटर्न्स, ठीक है। बिजनेस तो आपका सस्टेन कर गया लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रिटर्न्स आपको इससे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ एन इनएविटेबल डार्थ ऑफ एंगल इन्वेस्टर्स, ठीक है। डार्थ होती है बेसिकली कमी, ठीक है। और उसने कहा है कि क्योंकि हमारे पास जो है ना वो जो एंगल इन्वेस्टर्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, इनकी भी कमी है। मैनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर पुटिंग देयर ओन मनी इन लेन, ठीक है। तो बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी ही मनी जो है वो क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। In certain ways, the choice between accepting a traditional job and starting a business is not unlike the choice between renting or buying a property. वो कहता है कि इस तरह से कि ये जो चॉइस है आपके पास कि क्या आपने बिजनेस को, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपने जॉब को, आपने ट्रेडिशनल जॉब करनी है, ये इस तरह से, ये चॉइस उस तरह से नहीं है कि आप बाइंग एंड रेंटिंग प्रॉपर्टी, जिस तरह डिफरेंस होता है कि आप प्रॉपर्टी कोई रेंट कर लो या आप प्रॉपर्टी कोई बाय कर लो। इस तरह की सिचुएशन में आप इस वाली सिचुएशन को सिमिलरली नहीं ले सकते हो कि बाइंग, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस या डूइंग अ ट्रेडिशनल जॉब, ये आप इस सिनेरियो के साथ इसको सिमिलर नहीं ले सकते, ठीक है। द लेटर रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट इनिशियल आउटले एंड कैरीज हैवियर रिस्क, ठीक है। वो कह रहा है कि जो बाद वाला है ना, यानी जो स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस है, उसमें आपको सिग्निफिकेंट इनिशियल आउटले चाहिए। आउटले का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, फॉर यू टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड कैरीज हैवियर रिस्क, और एक नया बिजनेस स्टार्ट करना ये आपके पास ज्यादा रिस्की काम है, ठीक है। बट द रिवॉर्ड कैन बी इक्वली सस्टेंशियल, ठीक है। लेकिन इसका रिवॉर्ड जो है ना वो इक्वली इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, लाइक इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इट गोज ऑन रनिंग, तो वो इसका जो रिवॉर्ड है ना वो इक्वली अच्छा आपको भी मिल सकता है, ठीक है। सस्टेंशियल का बेसिकली मीनिंग होता है कंसिडरेबली इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिस चीज को आप इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पैसेज है, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है। स्टार्ट में उसने सेंसस का डेटा बताया है, ठीक है,
और उसने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप कंडीशन जो है वो क्या है, अलार्मिंग है, ठीक है। बहुत सारी न्यू कंपनीज आपके पास, जो ओल्डर कंपनीज हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन है, न्यू जॉब्स ही नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से नई कंपनीज जो है वो लोग खोल रहे हैं, ठीक है। और कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं, क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो वो नए बिजनेसेस की तरफ, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और रिसेशन में जो किया गया है, रिसेशन में उन्होंने देखा है कि जो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ न्यू बिजनेसेस है ना स्टार्टेड पर ईयर, वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हाई क्वालिटी बिजनेस जो है ना, उसकी प्रोपोर्शन डाउन हो गई है, ठीक है। तो मतलब दूसरी बात उसने ये बताई है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि एक बिजनेस को जो है ना वो अगर इस कंडीशन में बिजनेस जो है वो सॉल्वेंट रह भी जाता है, चल भी जाता है, तो कोई सिग्निफिकेंट आउटकम्स, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और उसने ये भी कहा है कि जो अच्छे आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, एंगल इन्वेस्टर्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी भी आपके पास कमी है। और उनकी कमी की वजह से क्या हो रहा है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको इन्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो उन्हें अपनी ही मनी अपने न्यू बिजनेस में डालनी पड़ रही है, ठीक है। और ये मतलब चॉइस लास्ट में उसने कहा है कि लास्टली ये जो अब आपके पास चॉइस है ना, कि क्या आपने ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाना है, या आप ट्रेडिशनल जॉब की तरफ जाना है, या आपने बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जाना है, ठीक है। ये कोई आसान चॉइस नहीं है। इस एग्जांपल को देने का मतलब ये था कि ये इस तरह वाली आसान चॉइस नहीं है कि आप जिस तरह रेंटिंग एंड बाइंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इस तरह की ये चॉइस नहीं है। जो दूसरा वाला आपका है, यानी स्टार्टिंग का बिजनेस है, ये आपको पास इनिशियली काफी इसके लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें रिस्क ज्यादा है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है। लेकिन अगर इफ इट गोज वेल तो रिवॉर्ड तो इसका है, लेकिन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दिस वाज द ओवरऑल पैसेज, जो कि हमें पैसेज में उसने सारी इंफॉर्मेशन दी है, और हर चीज को हमने कीनली देखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये एवरेज नंबर ऑफ न्यू बिजनेसेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और हाई वैल्यू बिजनेसेस जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने दिया, आई होप ये आपको समझ आ गई है। अगर समझ की कुछ नहीं आई पैसेज में तो पूछ लें, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि सबसे पहले प्राइमरी पर्पस की उसने बात की है, ठीक है, कि आपके पैसेज का जो है वो प्राइमरी पर्पस क्या है। अच्छा, प्राइमरी पर्पस में फर्स्ट ऑप्शन है उसके पास, द प्रपोज चेंज इन अ वे दैट पब्लिक जनरली इंटरप्रेट एज सेंसस डेटा। क्या प्राइमरी पर्पस उसका ये है, उसने प्रपोज किया है चेंजेस, जिस तरह से पब्लिक जो है वो आपके डेटा को क्या करती है, सेंसस डेटा को इंटरप्रेट करती है, क्या ये पैसेज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। maintain that college students should form their own companies especially during economic recession। या वो पैसेज आपको ये बताना चाह रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट जो है ना, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, स्पेशली कौन से वाले टाइम है जब आपके पास इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, ठीक है। उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट्स को अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ये पैसेज क्या, मेन पर्पस पैसेज का ये है, प्रेजेंट अनाउंस्ड व्यू ऑफ कंटेम्पोरी इकोनॉमिक इशू, ठीक है। नॉन्स्ट व्यू बेसिकली बोलते हैं, नॉन्स्ट बोलते हैं एक्सट्रीमली डिटेल्स देखना, मतलब छोटी छोटी भी जो डिटेल होती है ना। लेट अस चेक दिस नॉन्स्ट, वेट अ मिनट। आपने जो है वो इसको किया है, ठीक है, करेक्टराइज बाय सब्टल शेड ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, यानी थोड़ी सी भी जो चेंजेस है ना उनको भी आपने देखा है, ठीक है। अच्छा, जो आपकी है इकोनॉमिक इशू है, ठीक है, उसमें जो भी चीजें आई हैं, ठीक है, मॉडर्न या अकरिंग, कंटेम्पोरी का मतलब होता है मॉडर्न या ऑनगोइंग, जो भी आपके पास इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, उसको आपने क्या किया है, उसके अंदर उसको व्यू किया, बहुत डिटेल आपने उसको व्यू किया, ठीक है, थोड़ी बहुत भी जो उसमें चेंजेस आ रही हैं आपने उसको व्यू किया। नेक्स्ट में वो आता है इवेलुएट द वायबिलिटी ऑफ लो वर्सेस हाई वैल्यू बिजनेस अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। यानी आपने इवेलुएट किया है आपके पास क्या वायबिलिटी है, वायबिलिटी इज बेसिकली एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। लो वर्सेस हाई वैल्यू बिजनेसेस की क्या इकोनॉमिक अंडर एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन ये तो देख ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की तो हमने पैसेज में कहीं पे भी बात नहीं की है, ठीक हो गया। उसके बाद है ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन कैरियर डिसीजन एंड रियल एस्टेट डिसीजन, स्पेशली द चॉइस टू रेंट और बाय प्रॉपर्टी। या फिर वो ये कहना चाह रहा है कि उसने एक एनालॉजी ड्रॉ की है कि आपको कैरियर डिसीजन
और रियल एस्टेट डिसीजन के बारे में, ठीक है। जैसे ये उसने लास्ट चॉइस दी थी ये बाइंग एंड रेंटिंग प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। क्या वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं? ठीक। तो अब आपको इस पैसेज से पढ़ के क्या चीज समझ आती है कि इसमें बेसिकली पैसेज में, इसको एक दफा आप दोबारा से मैं ऊपर करती हूँ, एक दफा देख लें और फिर मुझे बताएं कि इस पैसेज से आपने क्या चीज, क्या प्राइमरी पर्पस आपको पता चला इस पैसेज का। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। तो देखें कि अब पैसेज में वो ये चीज कह रहा है कि हमारा जो प्राइमरी पर्पस है, ठीक है, वो आपको ये प्राइमरी पर्पस क्या पैसेज का ये है कि जो चेंजेस बताए, जो पब्लिक जनरली जो है वो देखती है, इंटरप्रेट करती है सेंसस डेटा में। तो सेंसस डेटा की तो बात सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ी सी हुई थी, तो पूरा पैसेज का प्राइमरी पर्पस तो ये नहीं बना। ठीक हो गया। सेकंड में उसने कहता है मेंटेन दैट कॉलेज स्टूडेंट शुड फॉर्म देयर ओन कंपनीज स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक। अच्छा, ये तो वो नहीं कह रहा ना कि कॉलेज स्टूडेंट्स को बना लेनी चाहिए। पैसेज में उसने ये बात की है कि लोग जब उनको ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं मिलती हैं तो वो फिर ऑप्ट करते हैं कि वो अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नहीं कह सकते कि पूरे पैसेज का पर्पस ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को जब वो अपनी कंपनीज बना लेनी चाहिए, उनको जो है वो नहीं करना चाहिए, मतलब जॉब्स नहीं करनी चाहिए, अपनी कंपनी बना लेनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट अ नॉन्स्ट व्यू ऑफ कंटेम्पोरी इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। यस, कंटेम्पोरी इकोनॉमिक सिचुएशन, ऑनगोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन को उसने डिस्क्राइब किया है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है इवेलुएट द वायबिलिटी ऑफ लो। अच्छा, यहाँ पे उसने सिर्फ ये बात की है कि बिजनेसेस ज्यादा हो रहे हैं और हाई वैल्यू बिजनेस कम हो रहे हैं, लेकिन उसने कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं किया लो वर्सेस हाई वैल्यू बिजनेसेस का, ठीक है। और ना ही इन्वायरमेंटल कंडीशन की कहीं पे बात है, ठीक है। तो ये चीज भी हम कहेंगे कि ये भी, इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। और लास्ट वन है कि उसने कहा कि एनालॉजी ड्रॉ करें रियल एस्टेट, तो ये तो एनालॉजी को उसने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, ये तो उसने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है, ये इस तरह से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास राइट चॉइस है इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन सी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रीजन दैट मेनी कॉलेज ग्रेजुएट्स आर चूजिंग टू लॉन्च देयर ओन कंपनीज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज दैट, ठीक है। यानी क्या रीजन क्या है, बेसिकली वो आपसे जो चीज पूछ रहा है वो दैट इज द रीजन, कि आपके पास ये देखने की चीज है कि कॉलेज ग्रेजुएट्स जो है वो क्यों चूज करते हैं कि वो अपनी कंपनीज को, अपनी कंपनी लॉन्च कर लें, ठीक है, इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, ठीक है। प्रेजेंट जो सिचुएशन बताई गई है इकोनॉमिक, उसमें कॉलेज ग्रेजुएट ये चीज क्यों प्रेफर करते हैं कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें, ठीक है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं एंड देन वी विल गो बैक टू द पैसेज, ठीक है। फर्स्ट में वो ये कह रहा है कि दे आर हैम्पर्ड बाय द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग आउटसाइड इन्वेस्टर्स, ठीक है। हैम्पर्ड का मतलब होता है बेसिकली हिंडर्ड, ठीक है, कि उनको आउटसाइड इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं, ठीक। दे कैन नॉट इजिली लैंड पोजिशन टिपिकली ओपन टू वर्कर्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस। अच्छा, वो कहते हैं कि क्योंकि उनको पोजीशंस नहीं मिलती हैं, क्या ये रीजन है कि उनको जो ऑन गोइंग कंपनीज हैं उनमें उनको जॉब ही नहीं मिलती है, इस वजह से वो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ लो वैल्यू कंपनीज हैज इंक्रीज, या इस वजह से खोल लेते हैं क्योंकि लो वैल्यू कंपनीज बहुत ज्यादा हो गई हैं तो उनमें काम करने की बजाय वो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। दे आर फोर्स टू डिसाइड बिटवीन रेंटिंग एंड बाइंग प्रॉपर्टी, क्या इस वजह से खोल लेते हैं कि रेंटिंग एंड बाइंग प्रॉपर्टी के लिए उनको फोर्स किया जाता है। या फोरकास्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर लाइकली टू बिकम लेस डायर इन कमिंग ईयर्स, या उनकी अपनी कंपनीज खोलने का जो है वो रीजन ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो कम हो जाएगा इन अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इसको ऊपर में पैसेज पे दोबारा ले जाती हूँ जहाँ पे उसने ये बात की हुई है कि व्हाई पीपल चूज टू हैव देयर ओन कंपनीज, ठीक है। अगर आप ये वाला देखें ना, कॉलेज ग्रेजुएट्स वाला, यहाँ से, ठीक है,
यहाँ पे इस स्टेटमेंट में उसने आपको ये बात बताई हुई है जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, ठीक है, कि कॉलेज ग्रेजुएट अनएबल टू फाइंड ट्रेडिशनल जॉब इंस्टेड ऑफ देयर ओन बिजनेस। इस एक स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन का आंसर है कि रीजन क्या है उनकी अपने उसको ऑप्ट करने का, अपना बिजनेस को ऑप्ट करने का। अच्छा, ई फोरकास्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर लाइकली टू बिकम लेस डायर इन कमिंग ईयर्स। अच्छा, इसको आप एक्सप्लेन करें, आपने ई कैसे किया? सर वैद, आप इस सॉरी बात को एक्सप्लेन करें। हाँ मैंने जी जी। कंप्लीट नहीं पढ़ा था, आई थिंक बी आएगा। हाँ जी, इसमें देखिए मैंने आपको बताया ना, इस एक स्टेटमेंट में इसका जवाब है कि उनको अनएबल टू फाइंड ट्रेडिशनल जॉब्स, ये सिर्फ एक रीजन है उनकी अपनी कंपनीज खोलने की। ठीक है, इससे ऊपर इससे नीचे उन्होंने बाकी बारे में बात की, लेकिन उनकी रीजन उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट में डिफाइन किया। ठीक है, तो यस, बी वाला जो है ना वो हमारे पास मोस्ट क्लोजली रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि वो उनको नहीं इजीली उनको पोजीशंस नहीं मिलती हैं, ठीक है, जो टिपिकली उनके ओपन टू वर्कर्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस, जो फील्ड उनकी होती है उसमें उनको नहीं मिलती हैं पोजीशन, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी कंपनीज खोल देते हैं। ये वाली बात भी नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने बताया जरूर हुआ है कि आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ठीक है, लो वैल्यू बिजनेसेस की तो कहीं पैसेज में बात ही नहीं है। ठीक है, ये रेंटिंग एंड बाइंग प्रॉपर्टी, ये तो देख के ही पता चलता है कि ये चीज सही नहीं है। ठीक है, और फोरकास्ट की बात भी इस ये रीजन नहीं है। नहीं, आपकी कॉलेज ग्रेजुएट्स की अपना बिजनेस खोलने की रीजन ये नहीं है। ठीक हो गया? ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कहा है it can be inferred from the passage that over the course of the recent recession the number of American high value businesses founded per year। अच्छा, अब जो अमेरिका में उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ हाई वैल्यू बिजनेसेस। ठीक है, अब ये जो हाई वैल्यू बिजनेसेस हैं फाउंड पर ईयर, ये क्या हुए हैं? अच्छा, एक और चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने एक चीज याद रखनी कि प्रोपोर्शन और नंबर दो डिफरेंट चीज हैं, आप इनको सेम नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा, अब उसमें कह रहा है कि वो फॉल हुए हैं, मॉडरेट रहे हैं, शार्प हुआ है, इंक्रीजली राइजन, मॉडरेटली, ये हैव फॉलन, मे हैव फॉलन और मे हैव राइजन। तो ऊपर हम पैसेज में चले जाते हैं जहाँ पे इसने ना ये अमेरिकन बिजनेसेस के बारे में बात की हुई है, और वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से है ये द नंबर ऑफ, ये चीज यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे उसने न्यू बिजनेसेस की बात की है कि दो द एवरेज नंबर ऑफ न्यू बिजनेस स्टार्टेड पर ईयर हैज बीन हायर during the recession and it was before, the proportion of high value businesses found each year has been declined। यानी उसने कहा है कि एवरेज नंबर नए बिजनेसेस तो बहुत सारे, एवरेज नंबर जो बिजनेसेस हैं वो तो काफी सारे शुरू हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास किस चीज की प्रोपोर्शन है, हाई वैल्यू बिजनेसेस की जो प्रोपोर्शन है ना वो डिक्लाइन की है। ठीक है, अच्छा, अब इसने कहा है हाई वैल्यू बिजनेसेस की प्रोपोर्शन डिक्लाइन हुई है, और क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाई वैल्यू बिजनेसेस फाउंड पर ईयर। यहाँ पे आप उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली देख के यहाँ पे डिक्रीज नहीं लगा सकते फॉलन शार्पली, क्योंकि उसने कहा है कि डिक्लाइन पे गया। वो प्रोपोर्शन की बात कर रहा है और ये नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। जब आपके पास प्रोपोर्शन आते हैं, देखें उसने यहाँ पे कहा है कि नंबर ऑफ बिजनेसेस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, लेकिन उनमें जो है ना वो हाई वैल्यू बिजनेसेस जो है वो क्या हो गए हैं, डिक्लाइन है। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज उनकी प्रोपोर्शन कम है, तो अब नंबर आप नहीं बता सकते कि नंबर उसमें वो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, क्योंकि वो वहां पे उसने बात प्रोपोर्शन की बेसिकली की थी। ठीक है, तो आप ना इसको ये कह सकते हैं कि वो शार्पली इंक्रीज हुए हैं, ना ये कह सकते हैं कि वो उतने ही रहे हैं, ना ये कह सकते हैं कि वो, अच्छा, राइजन ना फॉलन कह सकते हैं ना राइजन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, यस, ऑप्शन ई आएगा कि वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यू बिजनेसेस ज्यादा हुए थे, ठीक है, तो हो सकता है कि पहले से कम हो गए हों हाई वैल्यू बिजनेस, या ये हो सकता है कि ज्यादा बिजनेस स्टार्ट होने की वजह से हाई वैल्यू बिजनेस जो है वो ज्यादा भी हो गए हों। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो उसने नंबर की बात तो नहीं की थी कि नंबर उसका डिक्लाइन हुआ, उसने तो सिर्फ प्रोपोर्शन की बात की, और ये बेसिकली नंबर की बात कर रहा है। तो आई होप ये आपको नंबर एंड प्रोपोर्शन वाली जो बात है ना ये समझ आ गई होगी। ठीक है, जी आ गई ओके समझ। ओके, एक और हम इसको क्वेश्चन को करते हैं और फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज मैंने दूसरा भी करवाना था लेकिन सेशन स्टार्ट ही काफी लेट हुआ है।
ओके अच्छा, इसमें जो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये वाले भी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसको मैंने इसलिए चूज किया कि आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये भी आ जाते हैं कि आपके पास जितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट होती हैं आपने उन सबको चूज करना होता है। ठीक है, ओके इसलिए हम पढ़ लेते हैं, ये इसका पैसेज इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, वही कह रहा है कि a supernova is a brief star stellar explosion so luminous that it can briefly outshine an entire galaxy। अच्छा, सुपरनोवा जो है ना, ठीक है, वो कहता है कि ये एक ब्रीफ स्टेलर एक्सप्लोजन होती है। ठीक है, स्टार्स की एक्सप्लोजन होती है। ठीक है, और ये इतनी ज्यादा ल्यूमिनस कहते हैं जो चीज लाइटनिंग होती है, इतनी ज्यादा लाइटनिंग होती है कि ये पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन करती है। ठीक है, वो कहते हैं कि while the explosion itself take less than 15 सेकंड, एक्सप्लोजन खुद इस एक्सप्लोजन के होने में तो itself 15 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, यानी इतनी जल्दी एक्सप्लोजन हो जाती है। सुपरनोवा टेक्स वीक्स और मंथ्स टू फेड फ्रॉम व्यू ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, अच्छा व्यू, लेकिन वो कहते हैं कि जो आपके पास सुपरनोवा है ना, वो फेड होने में वीक्स या मंथ्स लगा देता है, यानी वो जब एक्सप्लोजन होती है और जो उसकी लुमिनस हो जाती है सारी एरिया वहां पे, ठीक है, उसको फेड आउट होने में मंथ्स भी लग सकते हैं और वीक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, a supernova can emit amount of energy equivalent to the amount of energy the sun is expecting to radiate over the entire lifespan। यानी जब एक सुपरनोवा आपके पास एक्सप्लोड होता है, ठीक है, तो वो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है जितनी सन जो है ना, वो अगर पूरी अपनी लाइफ में जितनी रिलीज करेगा ना, वो एक सुपरनोवा की एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, सुपरनोवा जनरेट एनफ हीट टू क्रिएट हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, वो कहता है कि जब ये सुपरनोवा जब एक्सप्लोड होता है तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है जो इनफ होती है क्रिएट करने के लिए हैवी एलिमेंट्स को, जैसे कि मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, स्पेस में आपके पास ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ऑल्दो सुपरनोवा एक्सप्लोड फ्रीक्वेंटली, फ्यू ऑफ देम आर वाइबल विजिबल फ्रॉम अर्थ टू द नेकेड आई। ठीक है, वो कहते हैं कि सुपरनोवा की जो एक्सप्लोजन है ना, ये काफी फ्रीक्वेंट होती है। ठीक है, और कुछ तो जो मतलब हमारी गैलेक्सी से नजदीक नजदीक होते हैं ना, अगर वहां पे एक्सप्लोजन होती है तो वो आप देख सकते हैं नेकेड आई से भी। ठीक है, 1604 में पाडुआ, इटली, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सुपरनोवा बिकम विजिबल अपीयरिंग एज अ स्टार सो ब्राइट दैट इट वाज विजिबल डे लाइट फॉर मोर देन 9 ईयर। ठीक है, वो कहते हैं कि इटली में 1604 में जो सुपरनोवा देखा गया था वो इतना ज्यादा विजिबल था कि पूरे साल तक डे लाइट में आप जो है ना वो उसको देख सकते थे, ब्राइट स्टार को। ठीक है, गैलीलियो हु लेक्चर्ड एट यूनिवर्सिटी गेव सेवरल लेक्चर्स वाइडली अटेंडेड बाय पब्लिक। उसने क्या, गैलीलियो ने जो है ना वो क्या किया था, जो लेक्चर देता था यूनिवर्सिटी में, ठीक है, प्रोफेसर था, उसने बहुत सारे लेक्चर्स दिए। ठीक है, जो कि बहुत सारी पब्लिक जिसने ये लेक्चर्स को अटेंड किया था। लेक्चर्स नॉट ओनली sought to explain the origin of stars, some posited the perhaps it was merely vapors near the earth, but seriously undermined the view of many philosophers that the heavens were unchangeable। अच्छा, अब उसने ये कहा है कि वो जो लेक्चर्स थे ना उसके, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, सिर्फ ओरिजिन नहीं बताया कि वो जो स्टार्स होते हैं जो आपके पास सुपरनोवा वो कहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो जिनमें जो एक्सप्लोड होते हैं। ठीक है, ये जो बिलीव किया जाता था कि जिसके बारे में ये बिलीव था कि ये वेपर्स की फॉर्म में होते हैं अराउंड दी अर्थ। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, बहुत सारे जो पहले फिलोसफर्स थे ना उनके जो व्यूज थे उनको भी अंडरमाइन कर दिया। कि लोग ये कहते थे कि मतलब जो आपके हेवंस आर अनचेंजेबल का मतलब है कि स्काईज में, हेवंस का मतलब यहाँ पे स्काई है। ठीक है, तो स्काई में या स्पेस में आपकी चेंजेस नहीं आ सकती। ठीक है, उसके लेक्चर्स ने, गलीलियो के लेक्चर्स ने इस चीज को भी चेंज कर दिया। दिस आइडिया वाज फाउंडेशनल टू द वर्ल्ड व्यू underpinned by a center and all important earth with celestial body merely rotating around it। ठीक है, उसने कहा है कि ये जो आइडिया था ना, ठीक है, वो फाउंडेशन बना टू अ वर्ल्ड व्यू अंडरपिन्ड। ठीक है, अंडरपिन्ड का मतलब हमारे पास होता है अंडरपिन्ड का मतलब देख लेते हैं, सपोर्ट या पिलर। ठीक हो गया, तो ये वाला जो व्यू था ना, ये आपका बेसिकली पिलर बना था बाय सेंट्रल एंड ऑल इम्पोर्टेंट अर्थ विद celestial bodies merely rotating around। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो आपके पास celestial bodies होती हैं, स्टार्स वगैरह जो होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अर्थ के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का। सेकंड, उसने कहा है कि जो भी इसमें ट्रू है आप उनको टिक कर दें। और जो थर्ड वन है, ठीक है,
उसमें उसने कहा ये रिजल्ट के बारे में, ये 1604 स्टेटमेंट है, तो आप पैसेज में वहां जाके स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से बस देख लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, प्राइमरी पर्पस को उसने कहा है कि प्राइमरी पर्पस क्या था, हिस्ट्री बताई है सुपरनोवा की, या उसने बताया शिफ्ट थ्रू एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल इवेंट, कि नेचुरल इवेंट होते हैं तो शिफ्ट क्या आती है। ठीक है, जस्ट अपोज टू ऑपोजिट व्यूज एंड अबाउट सुपरनोवा, जस्ट अपोज का मतलब होता है कंपेयर करना, दो ऑपोजिट व्यूज को कंपेयर किया गया है। कोलैबोरेट द व्यू दैट द अर्थ इज नॉट सेंट्रल टू द यूनिवर्स, या ये बताया गया कि अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड फिलोसफी रिलेट, या उसने ये बताया गया है कि साइंस और फिलोसफी जो है वो कैसे रिलेट करती है। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ के आपको क्या लगता है कि प्राइमरी क्या है, पर्पस क्या है पैसेज का। देखिए उसने ना हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं उसने बताई है। जी ये नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हाँ। नहीं है। और शिफ्ट जो है ना, शिफ्ट के बारे में बात बताई गई है, क्योंकि ये गैलीलियो वाली जो आपने बात पढ़ी है ना, इसके बाद उसने बहुत सारे अंडरमाइन कर दी, तो शिफ्ट को इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑपोजिट व्यूज भी नहीं है सुपरनोवा के बारे में। ठीक है, और ये भी कहीं पे बात नहीं है कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स होती है अर्थ, इस व्यू को कोलैबोरेट भी नहीं किया गया। ठीक है, और साइंस और फिलोसफी इंटर रिलेट कैसे करती है, फिलोसफर्स के व्यू को उसने अंडरमाइन किया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि साइंस और फिलोसफी जो है वो रिलेट कैसे कर रही है। ठीक है, बी होगा तो बिल्कुल ऑप्शन बी, सही। यस ऑप्शन बी इज आर करेक्ट। ये ठीक हो गया। ओके, सेकंड में उसने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनफर आप पैसेज में से क्या कर सकते हैं कि सुपरनोवा कैन टेक ओवर अ ईयर टू फेड, या प्रेयर टू 1604 नो वन हैड एवर सीन अ सुपरनोवा, क्या आपको ये पता चल रहा है कि 1604 से पहले सुपरनोवा किसने देखा ही नहीं था। और गैलीलियो जो है उसने कन्विंस किया था फिलोसफर्स को फॉर देयर इनकरेक्टनेस ऑफ देयर व्यूज। अच्छा, इसमें देखें सुपरनोवा, ये तो बात उसने बताई गई है कि एक साल भी लग सकता है, क्योंकि उसने जो इटली में था वो एक साल तक देखा गया था। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड में बात की है ना कि प्रेयर टू 1604 नो वन हैड एवर सीन अ सुपरनोवा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पहला सुपरनोवा जो है वो 1604 में देखा गया था, लेकिन इससे पहले कभी नहीं किसी ने देखा। ये कोई इसके कोई रीजन ये हो सकता है देखा हो लेकिन डॉक्यूमेंटेड ना हो। ठीक है, तो अगर उसने डायरेक्टली बताया होता कि प्रेयर टू 1604 किसने कभी नहीं देखा तो हम इसे कंसिडर कर सकते थे, लेकिन उसने बताया कि 1604 वाला जो सुपरनोवा था वो एक साल तक नजर आया था, ये इन्फॉर्मेशन 1604 के सुपरनोवा के बारे में। ठीक है, और गलीलियो ने कन्विंस तो किया नहीं था, उसने तो सिर्फ अंडरमाइन किए थे उनके व्यू। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन वन ही आ रहा है, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी, इस तरह के क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सही। थर्ड में वो कह रहा है कि द ऑथर मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरनोवा ऑफ 1604, 1604 के सुपरनोवा के रिजल्ट में क्या हुआ था, ये चीज बेसिकली उसने पूछी है। ठीक है, उसने कहा था सुपरनोवा क्रिएटेड एंड डिस्पर्स्ड द हैवी एलिमेंट्स आउट ऑफ विच अर्थ एंड एवरीथिंग वाज। अच्छा, 1604 के सुपरनोवा में कैसे हुआ था कि उसने हैवी एलिमेंट्स बनाए थे और जिसकी वजह से अर्थ और बाकी चीजें बनी हैं, तो ये तो स्ट्रेट अवे नो है। नहीं ठीक ये है, गलत है। ठीक सही। है। अच्छा, गैलीलियो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सुपरनोवा, ठीक है, क्या उसने 1604 के सुपरनोवा के बाद ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था। नहीं उसने ये भी नहीं। ओरिजिन नहीं था। ठीक है, अच्छा, हम्म पब्लिक वाज इंटरेस्टेड इन हियरिंग लेक्चर्स अबाउट द फिनोमेना, क्या पब्लिक इंटरेस्टेड थी लेक्चर्स सुनने में। ये हमारे पास ना यहाँ पे जहाँ पे उसने कहा है ना कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक ने किया था, 7 लेक्चर्स वर वाइडली अटेंडेड, ये चीज आपको नजर आ रही है बाय पब्लिक, तो उसका मतलब है कि ये इसको कंसिडर कर सकते हैं कि पब्लिक जी। आपके पास जो है वो थी। ठीक है, हम्म इंटरेस्टेड थी, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक ने इसको अटेंड किया, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गैलीलियोस लेक्चर वर अपोज्ड बाय फिलोसफर्स, तो क्या फिलोसफर्स ने अपोज किए थे। यस, अपोज भी नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं कि फिलोसफर्स नहीं ने इस उसके तरह की लेक्चर्स बात को नहीं। अपोज किया। हम्म ठीक है, और दोज हु थॉट दैट सुपरनोवा वाज वेपर वाज प्रूव्ड रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की भी नहीं है, वेपर्स के बारे में बात की है कि ऐसी पहले एक थी थियरी, लेकिन उनको प्रूफ रॉन्ग जो है ना, उनको कहीं पे भी रॉन्ग प्रूफ नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें भी जो सही करेक्ट है। ऑप्शन है ना, इट्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन अगर आपको एक लगता भी है कि ठीक है ये जाता होगा, बाकियों को आपने छोड़ना नहीं है, उनको लाजमी देखना है। ठीक है, कि समटाइम्स जी ऐसा होता है कि दो चीजें बड़ी क्लोजली रिलेट कर रही होती है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है हम उसको चूज कर लेते हैं।
जी इसमें यही होता है ठीक ना है। कि पहले हम ऑप्शन कटिंग करते जाएं, जो नहीं है वो पहले करते जाएं, फिर आखिर में हमें आके वो मिलेगा जो होगा ऑप्शन। हाँ जी। इसमें तो ये वाले तो चले एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली बाकी तो क्लोजली नहीं रिलेट करे, लेकिन अगर आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें बड़े दो ऑप्शन बड़े क्लोजली रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको बहुत गौर से देखना होता है पैसेज में कि इन दोनों में से कौन सा वाला एक ऑप्शन ठीक है। लेकिन ये कि एक अगर आपको ठीक लग भी रहा हो कि ये वाला बिल्कुल ठीक है, लाइक अब सी मुझे पता चल गया कि सी ठीक है, तो आपने बाकियों को छोड़ नहीं देना, बाकियों को फिर भी आपने पढ़ के देखना है कि वाकई में वो बिल्कुल इरेलीवेंट है या नहीं है। सही है। ठीक है, तो ठीक। दिस वाज अबाउट दिस। इसमें जो थोड़ी सी पैसेज को सॉल्व करने के लिए है ना टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसमें ये चीज थी कि आपके पास कुछ चीजें होती हैं पैसेज में जिनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जब इतना बड़ा पैसेज आए जिसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजों आपने पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन जो चीज डायरेक्टली मेंशन है आपने वो चीज लेनी है, अज्यूम कुछ भी नहीं करना आपने अपने से। ठीक हो गया। सही और है। अगर जो है आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती है ना, नेगेटिव कॉनोटेशन का ये मतलब है कि राइटर ने एक बात अपनी पैसेज में की है और फिर कहीं पे पैसेज में आगे आके अपनी ही बात से उसने डिसएग्री कर दिया। ठीक है, इस तरह की चीजों को जो है ना वो आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप उसमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और जिधर क्वेश्चन है उधर ही आप इन्फॉर्मेशन को फाइंड करें, एक दफा ऑल ओवर पढ़ लें और बाकी इन्फॉर्मेशन को उधर ही फाइंड करें जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है। सही है। बस बाकी इसमें ये है, हाँ जी, ऑलमोस्ट इसमें बस यही चीज है। और समटाइम्स आपका ऐसा भी होता है कि जो आपका आंसर होता है ना वो जो कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं ना उसमें छुपा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको पैसेज पढ़ के समझ नहीं आ रही है ना कि पता नहीं आंसर कहाँ पर है, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स वोकेबल्स में यूज होती है ना मोस्टली आपका आंसर वहीं पर होता है। ठीक, सही बस है। ऑल ओवर इसमें ये इसका सिर्फ एक पोर्शन रह गया है, मैं चाह रही थी कि वो भी आज हो जाता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ये लॉजिक बेस्ड, लेकिन इतना आज टाइम नहीं था। मैं चाहती कि दो बाकी इंशाल्लाह हम सेशन को एंड करेंगे फ्राइडे को। तो कुछ क्वांट की चीजें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन चलें कल शुरू में देख लेते हैं, फिर बाकी हम क्वांट को इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है। ठीक है, ठीक। ओके, ओके। अल्लाह। चलें, सेशन